वेलकम टू क्यू हब टीवी। बहुत टाइम के बाद फिर एक बार आपके सामने इंडियन स्टॉक मार्केट के एनालिसिस लेके आया हूँ। कौन प्रिडिक्ट करे कि इंडियन मार्केट की हाल इस तरह बिगड़ेगा सिर्फ 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में। मैं मेरे बिगिनिंग वीडियो से मैं एक ही बात प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे व्यूअर्स के सामने। वो इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली डाटा ड्रिवन और न्यूज़ ड्रिवन होता है, ताकि इंडियन स्टॉक बाज़ार डेटा से ज़्यादा न्यूज़ पे रिएक्ट ज़्यादा करेगा। हम पिछले कुछ सेशंस में निफ्टी तो न्यू ऑल टाइम हाइस लगाते हुए चल रहा था। हम ऑलमोस्ट 22,800 तक पहुँचे थे निफ्टी लास्ट वीक में, लेकिन एक न्यूज़ पूरा माहौल को बिगाड़ दिया है। वो है ईरान इज़राइल का वार। ये 3 ट्रेडिंग सेशंस में हम निफ्टी तकरीबन अगर बॉटम पकड़े तो, बॉटम तो नहीं कह सकते, जो रीसेंट प्रीवियस डे का लो अगर देखें तो तकरीबन 800 पॉइंट्स ऊपर के स्तरों से फिसला है सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में। और बैंक निफ्टी तो हम ऑलमोस्ट 49,046 के लेवल तक गए थे। वहाँ से हम 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में 47,334 मीन्स तकरीबन 15 से लेके 1700 पॉइंट्स हम ट्रेडिंग सेशन में खोए हैं। ये है स्टॉक मार्केट। इसलिए जिस स्टॉक मार्केट का बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट के एनालिसिस हो, ये बहुत टफ है। दुनिया में टफेस्ट जॉब ट्रेडर की होती है और टफेस्ट बिजनेस स्टॉक मार्केट की भी होती है, क्योंकि दूसरे कौन से भी बिजनेस में हम अगर सक्सेस देखें तो मीन्स 20% से ज़्यादा ही रहता है, और वोलेटिलिटी हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है दूसरे बिजनेसेस हो या दूसरे सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेट भी 10 से कम ही है और वोलेटिलिटी ज़्यादा है। मीन्स कब क्या होता किसी को पता नहीं। कौन एक्सपेक्ट करा कि हम एक टाइम पे जो लास्ट 1 मंथ के पीछे मैं वीडियोस में कहा था कि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, फर्स्ट फेज इलेक्शन से पहले 2, 3, 4, 5, 6 एक साइकोलॉजिकल फिगर्स लेके चल रहे थे, हम हो या दूसरे एनालिस्ट हो। ये दुनिया के जितने भी बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सब एक 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स एटलीस्ट 23,500 को एक बार जा सकता है। लास्ट फेज इलेक्शन से पहले एक बुल फेज चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये हमारी प्रिडिक्शंस थी। उसी प्रकार भी मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन जब इज़राइल और ईरान दोनों स्क्रीन पे आए हैं स्टॉक मार्केट के, तबाह कर दिए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। क्यों? ये इज़राइल ईरान का जो वार है एक किसी को पसंद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो रशिया यूक्रेन का वार के वजह से जो आउटकम्स आए उससे अभी भी हम झेल रहे हैं ना। यूएस अभी तक उभर के नहीं आया है रशिया यूक्रेन इम्पैक्ट से। इंडिया भी वही सिचुएशन, क्योंकि अब हर कंट्री का, जब पूरे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स का प्रॉब्लम एक ही है, इन्फ्लेशन। क्योंकि रशिया यूक्रेन के वार के बाद इन्फ्लेशन पीक्स पे चले गया। वो इन्फ्लेशन को घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते गए। अभी थोड़ा एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम 2 साल के बाद। फिर अब ईरान और इज़राइल का वार आया। तब अब इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो तभी भी वार होगा और बड़े कंट्रीज़ के बीच में। हमारा एक प्रॉब्लम है कच्चा तेल। कच्चा तेल में हम एक तेज़ी देखते हैं, शार्प तेज़ी। हाँ, अपने किस्मत अच्छे हैं,
सो जितना रशिया यूक्रेन के टाइम पे क्रूड ऑयल में हाइक देखे हैं या शार्प अपसाइड हाइक देखे हैं, उतना तो अभी नहीं गया, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है ईरान और इजराइल। ओके, वो एक एक्सचेंज ऑफ फायर कह सकते हैं। फर्स्ट इजराइल फायर करा है ईरान के ऊपर, फिर उसके बाद उसके बदलों में जो डोमेस्टिक ऑडियंस को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए ईरान भी उसका रिटर्न गिफ्ट दिया है इजराइल को कि हम भी रेडी है, एक मैसेज दिया है इजराइल को। तो वहाँ तक एक हो गई। अगर जारी रहे थी, ईरान हो या इजराइल अगर कंटिन्यूस एक बड़ी वार के तरह अगर ये कंटिन्यू करते, तो हम क्रूड ऑयल को ना प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि MCX में रशिया यूक्रेन के टाइम पे 10,000 के ऊपर चले गया था MCX में क्रूड ऑयल का ब्रेंट प्राइस। और 90 ब्रेंट का हम $90 के पास कुछ देख रहे हैं। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है वो तो खुला आसमान दिख रहा है, उसका मीन्स कुछ रेसिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, एवरीडे न्यू हाइस लगाते जा रहा है। सो ये कमोडिटी प्राइसेस में एक कभी भी जब वार होती है, मीन्स एक अनिश्चित या अनसर्टेनिटी मूवमेंट होता है, स्पेशली वार्स के टाइम पे, तो कमोडिटी प्राइसेस में एक तेज़ अपमूव देखते हैं। उसका इफेक्ट डॉलर इंडेक्स पे और US के बॉन्ड्स में भी एक शार्प अपसाइड मूव देखे हैं। द बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते जाते हैं, और 10 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, तब इक्विटी मार्केट परेशान में होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को होना है पैसा, वो कम इक्विटी मार्केट से आता, वो लोगों को गोल्ड से आता या बॉन्ड से आता, वो लोगों को फ़र्क नहीं, उन लोगों को होना है हाईएस्ट रिटर्न। किसी का भी वही मकसद रहता है, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, हाईएस्ट रिटर्न। ओके, तो कभी भी ऐसे अनसर्टेनिटी माहौल में बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं कंपेरेटिवली इक्विटी। तो क्या होगा, लोग पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल के बॉन्ड्स में रखते हैं, क्योंकि वो लोगों को वहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट और फिक्स्ड मिलता है हम लोगों को। तो वहाँ से क्या होगा, हमको इक्विटी मार्केट से पैसा डाइवर्ट होगा, वो इम्पैक्ट अपने को इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखेगा। और क्रूड ऑयल, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, अपना सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अपन। सो कभी भी अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते तो हमको जीडीपी में घाटा आता है। सो इंडिया भी को पसंद नहीं कौन सा भी देश लड़ना, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। वो US को भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन उन लोगों का 2% टारगेट है, वो अभी तक अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक मंथ में CPI PPI डेटा फेवरेबल आ रहा है, एक मंथ में CPI PPI डेटा अनफेवरेबल आ रहा है, एक मंथ में जॉब क्लेम्स डाटा एक तरह आ रहा है, और एक वहाँ पर एक स्टेबिलिटी हम नहीं देखे हैं। सो इन्फ्लेशन के मद्देनज़र में रखते हुए, ये इस समय बाइडेन भी वो ईरान और इजराइल के बीच में वार होना बोल के नहीं सोचते हैं। जितना हो सके बाइडेन ये वार को जल्द से जल्द क्लोज करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद बाइडेन वो लोग भी इलेक्शंस को जा रहे हैं। यहाँ का इंडिया में तो हाल पॉलिटिकल का तो बाजू रखो, यहाँ के कमोडिटी प्राइसेस ऐसी तरह बढ़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ड्रास्टिक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अब वहाँ का कच्चा तेल में अगर प्राइसेस बढ़े तो यहाँ अब तो पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर मोदी साहब के इलेक्शंस भी है। सो इलेक्शन स्ट्रैटेजी रहती है अब तो वो, क्योंकि आम जनता को वहाँ कौन लड़ रहे ये नहीं देखते, यहाँ की गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा या नहीं, वो इसका इम्पैक्ट ही रहता। ओके, सो ये लोग मे बी जून जुलाई की फिर नई गवर्नमेंट आने के बाद अगर ये वार कंटिन्यू होता तब पेट्रोल हाइक्स हो सकते, लेकिन अब तो नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन से 2 कंट्रीज में इलेक्शन है, तो ये लोग नहीं चाहते कि ईरान और एक्सलेटर करे युद्ध के लिए। और अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल का वार में कूल ऑफ है, नहीं, ये तो बिगिनिंग ही है। और ईरान और इजराइल को दोनों को भी फ़ायदा नहीं है वार से, क्योंकि ईरान के पास उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके कंट्रीज, इजराइल के पास भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। और ये दो, अब इजराइल को US सपोर्ट करेगा, मैं नहीं समझता कि US ने अब ताकि जियोग्राफिकली इजराइल के फेवर में US हो, लेकिन इस मंच के ऊपर अब इजराइल को US सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर सपोर्ट मीन्स ये वार को क्लोज करने के लिए देखता, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक के लिए इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता है US के ऊपर, और ये दोनों देशों के लिए अच्छा भी नहीं है। अगर ये कब हो गई, जब ईरान और इजराइल 2 कंट्रीज ने ये वार को एंड करना समझे तो ये वार एंड हो जाता। तब तक या US इंटरफेयर होने के लिए, इंटरफेयर होने से, या इंडिया इंटरफेयर होने से, और
रशिया चाइना ये लोग इंटरफेयर होने से ये तो वार कूल ऑफ नहीं होगा। तब तक ये दो कंट्रीज उनके उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के इंटरेस्ट को मद्देनज़र में रखते हुए अगर कूल ऑफ करें तो ये सबके लिए अच्छा है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब रही गई देखो परसों एक इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए हैं, वो बहुत फेवरेबल आए हैं इंडियन इन्फ्लेशन नंबर्स। डिस्पाइट ऑफ फेवरेबल इन्फ्लेशन नंबर्स हम उसको कंसिडर ही नहीं करा अपना मार्केट एक ही टेंशन में था कि रशिया कि इजराइल और ईरान का टेंशन, ये वार कब तक चलेगा, एक ही टेंशन हम लेके चल रहे थे। सो अब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स Q4 रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो एज एंजल 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और नेक्स्ट और टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट्स भी आज शेड्यूल हो गए हैं। कल बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी हैं और इन्फोसिस HDFC लाइफ ये रिजल्ट्स नेक्स्ट आने वाले हैं और आने वाले दिनों में बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। सो इसका असर तो अब इससे बेहतर ये इजराइल ईरान का वार है ना, उसमें अगर कूल ऑफ कंडीशंस आए तो अपने लिए अपने मार्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब रही गई नेक्स्ट वीक लेवल्स, मैं यहाँ पर लेवल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा ड्रिवन मार्केट नहीं है, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। एक गैप अप या गैप डाउन का मार्केट चल रहा है। अब कौन से भी लेवल्स दियो वो कुछ भी काम के लिए नहीं है। कौन सा एनालिस्ट लेवल दिया था कि मार्केट 22,169 के पास जाता है, कोई भी नहीं। हम समझे हैं अपना बॉक्स अलग था, 22,500 से लेके 23,500 का बॉक्स में चले गए थे लास्ट वीक में। ये न्यूज़ आके हमको फिर लेके आके 22,500 बॉक्स में बिठाया। सो यहाँ पर मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ वो लेवल्स काम आ सकते या नहीं आ सकते ये मैं नहीं सजेस्ट, क्योंकि अब हम जो भी मार्केट चल रहे हैं वो ईरान और इजराइल ये दोनों के बीच के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ओके, जियोग्राफिकल टेंशन्स है, उसके ऊपर बेस होके चल रहे हैं। सो जब मार्केट गिरता है सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जब मार्केट चढ़ता है रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट। सो इसलिए ये मार्केट अब गिर रहा है तो सपोर्ट काम नहीं करेगा। सो तो साइकोलॉजिकली 22,026 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 21,799 निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 22,026 21,793 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास। और ऊपर के सेट मैं यहाँ पर लॉन्ग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट कंप्लीटली एक बार 22,374 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, एक या 2 दिन। ओके, कंडीशंस इजराइल और ईरान के वार कम होना है, उसके बाद हम 22,374 के ऊपर डिसेसिवली क्लोज देना है, तभी हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। 22,374 22,432 ये लेवल अब हम ध्यान में रख के चलना है। जब तक ये लेवल पे हम क्लोज नहीं देते मैं यहाँ पर लॉन्ग कैरी करने के लिए नहीं सजेस्ट करूँ, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर भी हमको 22,355 के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करा है। कल निफ्टी वहाँ उसके ऊपर क्लोज किया है, 22,114 के पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। सो क्लोज 22,144 आया है। 22,355 22,422 इसके ऊपर अगर निफ्टी निकला तो हम फिर एक बार 22,644 की तरफ जा सकते हैं। ये निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी में एक साइन HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर Q4 में Q3 से बेहतर रिजल्ट्स आए तो एक गुड न्यूज़ बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखिए तो ये 47,154 के पास इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक 47,695 या 48,031 इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक मैं लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट पोजीशंस में कैरी करने के लिए यहाँ पर किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो 48,011, 48,067, 48,119 ये रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। और सपोर्ट 47,164, अगर 47,164 के नीचे अगर ट्रेड होने लगा या उसके नीचे फिसलने लगा तो हम डायरेक्ट 46,604 की तरफ
बैंक निफ्टी जा सकता है। सो ये है नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए एनालिसिस, क्यों फिर एक बार मैं संडे आ रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीक एनालिसिस के लिए ये 2 डेज़ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर शार्ट करो, ये लेवल कन्फ्यूज़न लेवल से यहाँ पर ना शार्ट कर सकते हैं या ना लॉन्ग कर सकते हैं, ये कन्फ्यूज़न है। एक बेटर अगर समझ में नहीं आया, 1-2 दिन के लिए स्टॉक मार्केट का स्क्रीन को ऑफ करो। एक बार ईरान और इजराइल का लड़ाई अगर कूल ऑफ हो, उसके बाद फिर स्क्रीन देखना शुरू करो। जो भी खेलना है इंट्राडे में खेलिए, ओवरनाइट या शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशंस कैरी मत कीजिए। ये है आज की एनालिसिस। थैंक यू।